देखिए एक बात आपको बता दें कि इसका लिटरेचर जो है आपको हिंदी में मिलेगा ही नहीं। अगर हिंदी में नहीं, ये ऐसे ही सेम टू सेम हूबहू भारत भारती या किसी भी किताब में पढ़ना, इसी को हिंदी में कन्वर्ट करके लिख दिया गया। अब अगर तुम ज्यादा हिंदी पढ़ते हो तो हम इसको लिखे दे रहे हैं इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा हो जाइए इंट्रा स्पेसिफिक, है ना। तो इंट्रा स्पेसिफिक में हम देखेंगे ऐसे लिख दिया जाता है वहां पर इंट्रा स्पेसिफिक। आइए लिखिए हिंदी, है ना। ये क्या हो गया इंट्रा स्पेसिफिक, ये हो गया इंटर स्पेसिफिक, है ना। ये हो गया इंटर स्पेसिफिक, समझ रहे हैं। ये कुछ भी करो उसमें थोड़ा बहुत तो आपको चेंज ही करना पड़ेगा, हल्का सा स्मार्ट बनिए यार, है ना। अब यही इतना तो अभी ये देखिए भारत भारती किताब हम आपको बताइए कभी आप खोल के दिखा देंगे, उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है हिरसुटम। अब समझिए इसी की हिंदी लिख दी है, ये लिख दिया हिरसुटम। अब बताइए क्या करोगे, वही अंग्रेजी में लिखा वही हिंदी में लिख दिया, इसके अलावा कोई लिटरेचर नहीं। एग्रीकल्चर में ज्यादातर लिटरेचर जो है इंग्लिश में ही है, इसीलिए 15th कमेटी ने बहुत सारे डिग्री कॉलेजों को बाहर कर दिया। अभी आप लोगों को इस चीज से अवगत नहीं है ना कि अगर अंग्रेजी एग्रीकल्चर में नहीं पढ़ोगे तो अकॉर्डिंग टू आईसीआर के अनुसार आपको बीएससी के बाद बड़े विश्वविद्यालयों में दाखिला नहीं मिलेगा अगर आप हिंदी बीएससी से कर रहे हैं तो। ये 15 कमेटी और आईसीआर ने अपना जो है निकाला है रूल। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर का जितना मटेरियल है अच्छा खासा वो सारा का सारा अंग्रेजी में उपलब्ध है, हिंदी में कोई मटेरियल उपलब्ध नहीं, है ना। तो अब इसी को हिरसुटम लिख दिया, अभी हम इसको बारबाडेंस लिख देंगे हिंदी में, इसको हार्बेसियम लिख देंगे, इसको आर्बोरियम लिख देंगे। तो इसी को हिंदी में आप लिख लीजिए, कोई हिंदी इंग्लिश का ज्यादा जो है कंफ्यूजन, केवल आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि क्या है। हिंदी में चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इंटर स्पेसिफिक क्या है, देखिए इंटर स्पेसिफिक हम बता रहे थे आपको कि एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज के साथ क्रॉस हो जाना, दिस इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक, है ना। जैसे किसी एक स्पीसीज का है उसका दूसरी हिरसुटम का बारबाडेंस के साथ क्रॉस, आर्बोरियम का हार्बेसियम के साथ क्रॉस, यानी कि इसकी भी जो प्रजातियां हैं इसकी प्रजातियों का इसी में क्रॉस ना होकर बारबाडेंस की प्रजातियों के साथ क्रॉस हो जाना, दिस इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक क्रॉस। और इंटर स्पेसिफिक क्रॉस वो होता है जो एक ही स्पीसीज में होता है, जैसे आर्बोरियम है, गॉसिपियम आर्बोरियम है, तो इसमें लोहित और बिरनार प्रजातियां हम देख रहे हैं, लोहित और बिरनार। अब इनका ही आपस में क्रॉस हो जाना, लोहित और बिरनार का ही, दिस इज नोन एज इंट्रा स्पेसिफिक, है ना, दिस इज नोन एज इंट्रा स्पेसिफिक। लेकिन अच्छी खासी संभावनाएं हमें हमेशा जो है देखने को मिलती हैं हाइब्रिड इंटर स्पेसिफिक क्रॉस ज्यादा फसलों में कराए जाते हैं, क्योंकि बिगरस अगर हमें चाहिए सीड कैसे चाहिए, बिगरस चाहिए, जीवता जिसकी ज्यादा हो, जिससे हमें कुछ नया मिलने की संभावना हो, दिस इज वो क्रॉस जो है ज्यादातर कराया जाता है, ज्यादातर क्रॉस इंटर स्पेसिफिक ही कराया जाता है। फिर भी लोग जो है इसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर बिगरस सीड प्राप्त होगा, है ना, तो वो होगा इंटर स्पेसिफिक से, यानी कि हाइब्रिड से। देखिए आप आम लीजिए हाइब्रिड, एक देसी लीजिए इतना बड़ा, हाइब्रिड इतना बड़ा, है ना, लेकिन आप कहोगे कि उसकी क्वालिटी चली गई, तो क्वालिटी चली गई लेकिन कुछ तो उसमें आया, इंप्रूवमेंट ही हुआ। तो हाइब्रिड हमेशा जो है रियल से अच्छा ही होता है, जो आपकी बेसिक जो जीनोटाइप है उससे अच्छा ही हाइब्रिड होगा, ठीक है। तो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक दोनों वैरायटियां इसमें जो है आपको आगे हम कार्टन में बताएंगे। तो ये इंटर स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज का एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज के साथ क्रॉस हो जाना, इंट्रा स्पेसिफिक और एक ही स्पीसीज में वैरायटियों के बीच में, प्रजातियों के बीच में जो क्रॉस होता है, दिस इज नोन एज इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस, ठीक है। तो इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस होता है वो एक ही प्रजाति में जो है वैरायटियों के बीच में होता है, और इसमें जो है एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज के साथ क्रॉस हो जाता है, दिस इज नोन एज इंटर स्पेसिफिक क्रॉस, ठीक है। तो अब देखिए आगे हम बात करेंगे कार्टन में। तो ये सब हम पढ़ने के बाद फिर थोड़ा इसका एग्रोनॉमिकल पोर्शन देख लेंगे कि भाई जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, ये तो सब साधारण सी बातें हैं, बीज दर क्या हमें देना है ना, तो ये तो सब सिंपल चलता ही रहता है। इसके बाद इंसेक्ट पेस्ट में अगर बात करते हैं तो पेस्ट बहुत सारे इसमें लगते हैं, इंसेक्ट भी लगते हैं, और डिजीज जो होती है, तो डिजीज तो खैर ज्यादा कॉटन में नहीं लगती है ना, तो उत्पादन भी इसका ठीक ठाक हो जाता है। उसके बाद फूल फॉर्मेशन का और कुछ इसमें जो है टर्मिनोलॉजी है, जैसे नेपीनेस क्या होता है, इस तरीके से वो भी हम आपको इसमें जो है कंप्लीट करा देंगे। तो इस तरीके से कॉटन आपको पढ़ना है कि क्यों पढ़ना है ना। अगर आप ये समझ गए कि किसी चीज को क्यों पढ़ना है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इसलिए पढ़ना है, तो आपको ज्यादा अच्छे से हमारे हिसाब से समझ में आएगा। अगर आप केवल एक बोझ की तरीके से, एक सब्जेक्ट की तरीके से, इस तरीके से पढ़ना है कि मतलब हमें इसे याद करना है किसी तरीके से, ये है, तो फिर आपको उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। कोई भी फसल हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अगर उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखते हैं विद्यार्थियों फिर आगे। तो कपास में अब हम देखेंगे आपका क्या क्या लिखा हुआ मटेरियल जो है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका बॉटेनिकल नेम जो होता है गॉसिपियम स्पीसीज लिखा रहता है, अगर सामान्य तरीके से आ जाए आपका। अगर वो ऊपर प्रश्न में अगर कह देता है देसी काटन, अमेरिकन काटन, तो आपका नाम जो है चेंज तुरंत हो जाएगा। जैसे उसने देसी लिखा तो आर्बोरियम और हार्बेसियम का नाम आ जाएगा, अमेरिकन लिख दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, हिरसुटम और बारबाडेंस आ जाएगा। अगर वो ऊपर से चेंज करता है कोई भी चीज तो हम नीचे भी उसकी चीजें जो है चेंज कर देंगे। अगर कुछ नहीं कह रहा है कि कपास का वैज्ञानिक नाम, तो गॉसिपियम स्पीसीज, ठीक है। कपास तो बहुत सारे हैं, अब क्या है जो आप हमसे पूछेंगे हम तुरंत आपको जवाब देंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आपको पढ़ना, चलिए देखते हैं।
तो देखिए पहला हमारा है गॉसिपियम स्पीसीज, वैज्ञानिक नाम है। गुणसूत्रों की संख्या n = 13 और n = 26 दिया गया है। देखिए देसी कॉटन जो होता है उसमें अगर हम 2n देखें तो 2n = हो जाएगा 26, और अमेरिकन में अगर हम 2n देखें तो 2n = 52 हो जाएगा, है ना। ये n = 13 दिया है तो 2n = 26 हो जाएगा। ये n = 26 दिया है तो 2n = 52 हो जाएगा, क्योंकि 32 दूनी 26 दूनी 52 और 13 दूनी 26, ठीक है। तो इस प्रकार से देसी कॉटन में गुणसूत्रों की संख्या, ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि क्या गुणसूत्रों में अंतर है, ठीक है। अब इसमें अगर कुल की बात करें तो इसका जो फैमिली है वो मालवेसी है, भिंडी का भी मालवेसी है ना। इसके साथ साथ इसका कुल मालवेसी है भिंडी का। अगर यहीं पर अगर हम बात करें कि भिंडी को कपास की कैच क्रॉप के रूप में लगाया जाता है ना, किसको क्रॉप के रूप में, जो ट्रैप क्रॉप, कैच नहीं, कैच तो बीच वाली क्रॉप होती है, ट्रैप क्रॉप। भिंडी को किस क्रॉप के रूप में लगाएंगे, भिंडी को अगर देखें हम तो ट्रैप क्रॉप के रूप में कपास की लगाते हैं। ट्रैप क्रॉप का मतलब है कि जो हमारा जिस कुल का पौधा है ना, बूल बन के लिए लगाते हैं। अब तो खैर बीटी कॉटन आ गया तो कोई बात ही नहीं, बीटी आ गया तब से सब कुछ बंद हो गया, है ना। लेकिन फिर भी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। कोई चीज हम एकदम से केवल एक ही चीज पता चला बीटी कॉटन का ही अध्ययन करने लगो, अब जो पुराना कपास था उसे भूल जाओ, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। पता चला कोई तीसरा कीड़ा आ गया, रेसिस्टेंस, और वो जो है बीटी कॉटन को भी नहीं माना, क्योंकि इस समय ऐसी स्थितियां बहुत देखने को मिल रही हैं। तो फिर क्या करोगे, तो फिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दूसरे जर्मप्लाज्म भी तो हमारे पास होना चाहिए। पता चला 20 वाइल्ड स्पीसीज है, फिर उनका हम किसी का क्रॉस करके दूसरा कॉटन निकालेंगे, कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो भूलना नहीं है, पता चला बीटी आ गया तो अब सब कुछ भूल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये ट्रैप क्रॉप के रूप में हम भिंडी को इसमें लगा देंगे बूल बर्न को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। उत्पत्ति स्थान में हम देख लेते हैं, इसका इंडिया है ना, ओरिजिन प्लेस भारत है, ठीक है। सर्वविदित है कि कपास का जन्म स्थान भारत है, और यहाँ पर सूती वस्त्रों का पहले से ही बहुत पुराना काम होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पर होता था, अभी भी होता है ना, लेकिन अब कुछ कम हो गया जब से जो है टेरिकॉट आया है। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब देखिए लिखा हुआ है कि कपास खरीफ ऋतु का पौधा। एक बात और बता दें कि कपास खरीफ ऋतु का पौधा होने के साथ साथ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का भी पौधा है ना, ट्रॉपिकल रीजन का भी पौधा है कपास। अगर आप देखें तो हम यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है खरीफ ऋतु का है, और हमने साथ में बता दिया है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का भी पौधा है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन का भी पौधा है कपास। इसका है ट्रॉपिकल रीजन का, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का भी पौधा है, या इसे उष्णकटिबंधीय पौधे की श्रेणी में हम रख सकते हैं, है ना। किस श्रेणी में रख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय। तो यानी कि अगर हम एक बात और इसकी, अगर जलवायु के विषय में, खरीफ से ही इसकी जलवायु हम तय कर देते हैं कि गर्म और नम, ठीक है ना। कैसी जलवायु हो जाएगी, गर्म और नम। अपने आप हमने बता दिया। बुवाई का समय जून का अंतिम पखवाड़ा से लेकर के जुलाई का प्रथम पखवाड़ा। पखवाड़ा का मतलब फोर्टनाइट ऑफ मंथ, जो मंथ की 15 दिन का टाइम होता है उसे पखवाड़ा कहते हैं। तो जून का अंतिम पखवाड़ा यानी कि 15 जून से 30 जून तक, या 15 जुलाई तक, या जुलाई का प्रथम पखवाड़ा। तो ये पखवाड़ा जो है ये फोर्टनाइट को बोला जाता है, आधी रात को बोला जाता है, मतलब ये 15 दिन के समय को फोर्टनाइट बोला जाता है। तो इसका देखिए हमने क्लाइमेट निश्चित कर दिया, कोई आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। खरीफ में है तो उष्णकटिबंधीय है, उसके साथ साथ गर्म और नम जलवायु चाहिए होगी इसे, उसके साथ साथ इसके गूलर बनने के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और कपास की फसल की वृद्धि के लिए जो है 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। फिर और अगर हम ज्यादा देखें तो कपास को 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर तक और 40 से ऊपर टेम्परेचर पर हम ग्रो नहीं कर सकते, हम नहीं उगा सकते। ये और एक पॉइंट होता है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से नीचे और 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ऊपर अगर हम कपास की खेती करना चाहें तो हमारे लिए संभव नहीं है, ठीक है। अब यहीं पर एक पॉइंट दिया गया है टेम्परेचर की। देखिए हमने बात की थी, तो टेम्परेचर में अगर सीधा सीधा आ जाए, आपको इतना याद रखना है कि टेम्परेचर क्या चाहिए कपास के लिए। तो खरीफ ऋतु का देखिए, खरीफ ऋतु के जितने भी आपको मिले 20 के आसपास वाला लगा देना, आंखें बंद करके, और इतना बड़ा बड़ा अंतर दिया रहता है ना, 20 के आसपास वाला जो होता है वही आपको जो है 21 से 27 के बीच वाला लगा देना, ठीक है। और अब इसमें लिखा हुआ है कि कपास को हरा सफेद सोना कहते। देखिए अभी हरा सोना निकल गया तो बता दीजिए आप बांस को कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, जो भी मुंह से निकले सब सत्य है। अगर हरे सोने की बात करें तो बांस हो गया, बम्बो, है ना। और बांस भी अभी बताएंगे किसी दिन बांस के विषय में भी। तो सफेद सोना कहा जाता है। सफेद सोना क्यों कहा जाता है, कलर सफेद होता है, और सोना का मतलब समझ लीजिए कपड़ा के निर्माण में बहुत ज्यादा काम। अब देखिए इसके जो रेशा है इसके ऊपर कलर भी बहुत फास्ट चढ़ता है ना। कोई कलर आप चढ़ा लीजिए, जैसा कपड़ा चाहे वैसा कलर इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे सफेद सोना कहते हैं, खरीफ का पौधा। अगली बात आती है कपास के बीज में तेल की मात्रा, यानी कि कॉटन सीड में। अब बीज का मतलब हो गया देखिए कॉटन सीड। कॉटन सीड, कॉटन सीड को सीधा सीधा हम कहते हैं अगर बिनौला, क्या कहते हैं, बिनौला, यानी कि गूलर से अलग कर दिया गया है इसे, रेशा अलग है, बिनौला अलग है, तो उसे हम क्या कह देंगे, कॉटन सीड। अगर सीड कॉटन की बात करें हम, सीड कॉटन, तो सीड कॉटन जो विद्यार्थियों होता है उसमें होता है आपका गूलर या रेशा प्लस बिनौला, गूलर प्लस बिनौला, ये आपका सीड कॉटन होता है। गूलर प्लस बिनौला ये आपका सीड कॉटन होता है, और कॉटन सीड जो होता है केवल और केवल बिनौला होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है मोटा मोटा कि कॉटन सीड, कॉटन सीड का मतलब कॉटन का बीज। अब कॉटन का बीज जो होता है देखिए इसमें दो स्थितियां ऐसे ऐसे होती हैं। गूलर जब फूलता है
तो ऐसा कूलर होता है और इसके अंदर बिनौला होता है। ये देखिए अंदर है बिनौला और बाहर जो होता है ये होता है कूलर, और इसी कूलर में लगा होता है रेसा, है ना। और रेसे को जब बिनौले से अलग, क्योंकि बिनौले के ऊपर बहुत तेजी से चिपका होता है रेसा, तो ये इतनी जल्दी से अलग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसे अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया था आपको कि गोबर से इसे रगड़ते हैं, पानी में गोबर डाल के और बिनौला डाल दिया जाता है, जब रगड़ते हैं खूब तेजी से तो रेसा छूट जाता है। दूसरा पॉइंट हमने H2SO4 बताया था, सल्फ्यूरिक अम्ल बताया था, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो रेसे को काट देता है, ठीक है, तो उससे भी इसको साफ किया जा सकता है, ठीक है। तो बिनौला देखिए अंदर है और कूलर इसका बाहर है, रेसा बाहर है और बिनौला अंदर है, तो इसीलिए इसके दो टर्म हमने बताए थे। कॉटन सीड का मतलब है बिनौला और सीड कॉटन का मतलब है कूलर प्लस बिनौला, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये अब देखिए कपास के बीज यानी कि बिनौले में गया, किसमें गया यहाँ पर और कुछ ना लिखिए, सीधा सीधा आ जाए कि बिनौला, है ना। तो बिनौला में ही तेल की मात्रा 15 से 20% पाई जाती है, ठीक है ना, बिनौला में कपास के बीज में, सीधा सीधा। क्योंकि रेसे में तेल कहां से निकालो, ये तो फाइबर है ना, कुछ ना कुछ दिमाग लगाया करो। रेसे में तेल नहीं निकलेगा क्योंकि वो तो फाइबर ही है अल्टीमेटली, है ना। तो कूलर में जो बीज है उसका बिनौला है, उसमें से तेल निकलेगा, और बिनौला का तेल जब निकलेगा तो खली भी निकलेगी, समझ लो। जैसे सरसों का तेल निकलता है और खली भी निकलती है, मूंगफली का तेल निकलता है, खली भी निकलती है, कुसुम का तेल और खली, तो तेल है तो खली है। अब देखिए बिनौला को तुमने पीस दिया, और जब पीस दिया तो क्या हुआ, खली भी निकली। अब समझिए खली कॉटन की, और खली में जो है नाइट्रोजन, समझ लीजिए कॉटन की खली में नाइट्रोजन 6% है, फास्फोरस जो है 2% है, और पोटास जो है आपकी 3% है। ये भी पूछ दिया जाता है कभी कभी एग्रीकल्चर की परीक्षा में। अब आइए ये क्या है, खेत में डालने के लिए। अब अगर बिनौला का क्या करोगे, तेल निकाल लिया बिनौला का, और तेल निकालने के लिए बाद बचा क्या, खली बची, और खली में 6% नाइट्रोजन है, 2% फास्फोरस है, 3% पोटास है, तो इसका भी हम यूज किसमें कर सकते हैं, खाद में कर सकते हैं। खाद के रूप में खेत में डाल दीजिए। कंसंट्रेट है, क्या है, खलियां क्या है हमने बताया था, कंसंट्रेट है, यानी कि इनका बल्क बहुत कम होता है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं होती है बल्क में, लेकिन बल्कि मैटर कम है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है अपेक्षाकृत बल्क मैटर के, ठीक है। तो ये हो गई आपकी खलियां, नाइट्रोजन आपकी हो गई 6%, फास्फोरस हो गई 2% और पोटास हो गई 3%, तो ये खली है। और बिनौला में तेल भी आपका निकला है 15 से 20%, खली भी निकला है, खली में एनपीके जो हो गया, ये हो गया। अब बात अगर हम करें विद्यार्थियों, कपास सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख फसल है, ये तो हमने आपको बता ही दिया है, पहले से ही बता दिया था कि सूती वस्त्र कॉटन इंडस्ट्री की प्रमुख फसल है कपास, ठीक है। तो कपास जो है, अब देखिए एक बात और हम बता दें कपास में ही कि विश्व में सबसे ज्यादा कपास कहाँ होता है। अगर हम वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो विश्व में सबसे अधिक कपास जो होता है वो चाइना में होता है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इंडिया प्रथम स्थान पर है, क्षेत्रफल में भारत है, लेकिन पूरे उत्पादन की अगर हम बात करें तो चाइना प्रथम स्थान पर है, ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम ये करें कि भारत में सबसे पहले स्थान पर कौन है, तो भारत में सबसे पहले स्थान पर विद्यार्थियों महाराष्ट्र है, उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में। लेकिन अगर हम उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता में फिर वही आ गया ना, पंजाब, ठीक है ना, जो सब हर बार आता है उत्पादकता में, ठीक है। उत्पादकता की अगर बात करी जाए तो ज्यादातर पंजाब, ठीक है, और उत्पादन और एरिया दोनों में महाराष्ट्र। क्यों, क्योंकि कपास के लिए काली कपासी मृदा उत्तम है। कैसी मृदा, काली कपासी, और काली कपासी जो है आपकी वही पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दें, कल आपकी जो है जीएस की क्लास यूट्यूब पर चलेगी, तो जितने भी लोग हों आपके साथ वाले जो भी और बच्चे हों, है ना, यूट्यूब टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, कल ही बता दी जाएगी, है ना। तो जब क्लास कल चलेगी या शाम तक आपको टाइमिंग क्लियर कर दी जाएगी कितने बजे से चलेगी। तो जो भी आपके साथी हों और जो मतलब किसी संस्थान से नहीं जुड़े हों उनको भी आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि जीएस की कल फिर जो है धुआंधार क्लास चलने वाली है भूगोल में, और ज्योग्राफी कल हम आपकी जो है बर्ड और इंडियन दोनों ज्योग्राफियों को कवर करेंगे विद मैप के साथ, है ना। आपको दिखाएंगे कि नदियाँ क्या हैं, क्या झरने हैं, है ना, किस प्रकार से काम करते हैं, सभी के विषय में हम कल आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात हो रही है कि आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म करिएगा यूट्यूब के चैनल पर, जिससे कि उनका भी फायदा हो सके, है ना। अपना भला ना हर समय सोचा करो, सभी का भला हो तो तुम्हारा भी भला होगा, है ना। तो आप इतना एक्स्ट्रा तो पढ़ ही रहे हैं साथ में हमारे। तो हमने बताया आपको कि काली कपासी मृदाएं, है ना, काली कपासी मृदाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और इसीलिए यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इनका निर्माण कैसे हुआ है तो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से। अगर हम इसके नीचे की बात करें, अगर ज्योग्राफी में घुसना चाहें तो ये देखिए कोंकण वाला क्षेत्र जो नीचे है, महाराष्ट्र के कोंकण कृषि विद्यापीठ है, कोंकण गोवा, वहां पर देखें तो ग्रेनाइट से चट्टानें बनी है, नीच से चट्टानें बनी, तो ये बहुत गंभीरता का विषय है, उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो है काली कपासी मृदाओं में इसकी खेती उत्तम होती है, और सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध कपास है आपका। चलिए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट अगला। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट विद्यार्थियों जो हमारे पास है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सर्वाधिक कपास भारत में उगाई जाती है, परंतु उत्पादन चीन का सर्वाधिक है। ये बात तो हम आपको बता चुके हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा इंडिया में उगाई जाती है, और लेकिन उत्पादन किसका अधिक है, चाइना का अधिक है, ठीक है। तो उत्पादन के लिहाज से अगर हम देखें तो चीन फर्स्ट स्टेज पर है, और अगर एरिया के हिसाब से देखो तो इंडिया प्रथम स्थान है। उसके बाद दूसरी बात अगर हम करें, भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन महाराष्ट्र का है, परंतु उत्पादकता पंजाब की। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उत्पादन जो है भारत में
अगर देखें टोटली उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों महाराष्ट्र के देखें, लेकिन उत्पादकता जो है वो आपकी पंजाब की देखें। अब देखिए कपास की 20 जातियों में केवल 4 जातियां कल्टीवेटेड है। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि 20 स्पीसीज में से केवल 4 कल्टीवेटेड है। हमने आपको बताया था कि 20 स्पीसीज हैं इसकी, लेकिन 16 लगभग वाइल्ड है और 4 जो है वो कल्टीवेटेड है। तो कल्टीवेटेड में अगर हम बात करें तो आर्बोरियम है, हार्वेशियम है, हिरसुटम है और बारबाडाइन्स। सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला कपास जो है वो हिरसुटम 36% के करीबन है और हाइब्रिड 40% है ना। और उसके बाद आपका आर्बोरियम आता है, उसके बाद हार्वेशियम और बारबाडाइन्स सबसे कम 0.2% के करीबन उगाया जाता है। तो इतनी चीजें आपको मोटी मोटी याद रखनी है कि आर्बोरियम, हार्वेशियम, हिरसुटम और बारबाडाइन्स। ठीक है, वैसे ज्यादातर हाइब्रिड कॉटन के विषय में भी क्वेश्चन कॉटन से पूछ लिया जाता है। तो 4 स्पीसीज है। आगे हम बात करते हैं विद्यार्थियों, आगे देखेंगे आपका क्या है। आगे देखिए आप कपास को हमने क्लासिफाइड किया है। देखिए एक तो हमने क्लासिफाइड किया है भारतीय कपास में और दूसरा ही इसका ही क्लासिफिकेशन हमने किया है अमेरिकन कपास। ठीक है, तो भारतीय कपास में अगर हम देखें तो गोसिपियम आर्बोरियम है और गोसिपियम हार्बोसियम है ना, दोनों है। देखिए इसकी वैरायटियां जो है आर्बोरियम की लोहित और बिरनार है और इसकी जो वैरायटियां है दिग्विजय और संजय। ये आर्बोरियम और हार्वेशियम है ना, आर्बोरियम और हार्वेशियम बेशियम है ये। ठीक है, तो इसमें लोहित और बिरनार जो वैरायटियां हैं ये किसकी हैं, आर्बोरियम की हैं और दिग्विजय और संजय जो ये हार्वेशियम। अगर हम इसमें हिरसुटम और बारबाडाइन्स की बात करें तो गंगानगर, अंगेती और महालक्ष्मी हिरसुटम की है और सुबिन और सुजाता जो ये किसकी है आपकी, ये बारबाडाइन्स। ठीक है, बारबाडाइन्स ये आपको जो है याद रखना है, गंगानगर, अंगेती और महालक्ष्मी है ना, ये किसकी है, हिरसुटम की है। और गॉसिपियम बारबाडाइन्स जो है इसमें सुबिन और सुजाता आती है। तो इतना आपको मोटा मोटा जो है। अगर हम बात करें कि एक प्रजाति है लोहित श्यामली, तो श्यामली इसी में लिख दीजिए, थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। श्यामली देसी कॉटन है ना, श्यामली देसी कॉटन है। LD-133 भी देसी कॉटन है, LD-133 आ जाए, श्यामली आ जाए। इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत अपने दिमाग में बनाए रखना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, कि जितना हम बता रहे हैं उतना ही पढ़ना है एग्रीकल्चर में। ठीक है, इतना ही पढ़ लोगे तब भी बहुत काफी क्वेश्चन करंट भी एग्रीकल्चर का हम बता देंगे। तो आर्बोरियम में अगर हम देखें तो लोहित तो है, बिरनार है, श्यामली है। हार्वेशियम में अगर हम देखें तो सुबिन और दिग्विजय संजय है। हिरसुटम में अगर देखें तो गंगानगर, अंगेती और महालक्ष्मी है। और अगर बारबाडाइन्स में हम देखें तो सुबिन और सुजाता है। तो 4 प्रजातियां हैं इसकी जो है, चारों में हमने देख लिया, इनकी वैरायटियां देखी, आर्बोरियम, हार्वेशियम, हिरसुटम और बारबाडाइन्स। तो ये अमेरिकन कॉटन है और ये अगर हम लिखना चाहें 2n=26 और इसमें अगर हम लिखना चाहें 2n=52 क्रोमोसोम नंबर होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगली विद्यार्थियों की हम बात करें तो भारत में हाइब्रिड कॉटन का उत्पादन 40% क्षेत्र में किया जाता है। ये देखिए अभी हमने वहां पर बताया था कि जो हिरसुटम कॉटन है उसका 36% प्रोडक्शन होता है और इसमें आ गया आपका क्या, हाइब्रिड कॉटन। और हाइब्रिड कॉटन कितना हो रहा है, 40%। और उधर हिरसुटम कितना हो रहा था, 36%। आपका आर्बोरियम कितना हो रहा था, 16%। आपका हार्वेरियम कितना हो रहा था, 8%। आपका बारबाडाइन्स कितना हो रहा था, 0.2%। तो ये सब थे। अब यहाँ पर बात आती है कि हाइब्रिड कॉटन जो होता है 40% होता है। अब इन सभी को पीछे छोड़ दिया, ये तो आपकी हिस्टोरिकल बात थी। अब इन सभी कॉटन को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि अगर पूछा जाए हाईएस्ट कॉटन और बीटी कॉटन लिखा हो तो हम कह देंगे कि बीटी, उनमें सब में जो है बीटी बना दिया गया है। बीटी कॉटन सबका बना दिया गया है। तो बीटी का मतलब होता है, हमने बताया था, बैसिलस थोरिजेंसिस नामक बैक्टीरिया है और वो जो है लीथल डोज इफेक्ट डालता है। किसके ऊपर, वूलवर्म के ऊपर। जो कॉटन वूलवर्म इंसेक्ट है उसके ऊपर कैसा इफेक्ट डालता है, लीथल इफेक्ट डालता है। और लीथल इफेक्ट ऐसा डालता है कि उसकी आंतें जो है खत्म कर देता है, डैमेज कर देता है। तो जो है कॉटन को अगर खाया किसी वूलवर्म ने तो समझ लीजिए उसकी खैर नहीं, तो वही बीटी कॉटन है। ठीक है, अब अगली बात हम करते हैं तो H4 देखिए पहली हाइब्रिड प्रजाति है कॉटन की और इसको सीटी पटेल ने निकाला था। किसने निकाला था, सीटी पटेल इन्होंने निकाला था। और ये क्रॉस किसका है, देखिए ये जी है, G67 इंटू अमेरिकन नेक्टरलेस है ना, G67 और अमेरिकन नेक्टरलेस का क्रॉस है H4 और ये इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस है, इंट्रा स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि हिरसुटम का क्रॉस। हिरसुटम की ही स्पीसीज में क्लास है, यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक क्लास है, इंटर स्पेसिफिक क्लास नहीं है। H4 जो हाइब्रिड कॉटन की है सबसे पहली हाइब्रिड कॉटन है, 70 में बनी थी, सीटी पटेल ने बनाई थी। G67 इंटू अमेरिकन नेक्टरलेस का क्रॉस है और ये जो है हिरसुटम का क्रॉस है, इंट्रा स्पेसिफिक क्लास है। कैसा क्रॉस है, इंट्रा। अभी हमने आपको बताया था डिफरेंट बिटवीन इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक, तो ये H4 प्रजाति होगी। अब अगर हम बात करें बारालक्ष्मी तो पहली इंटर स्पेसिफिक क्लास है, स्पेसिफिक हाइब्रिड है। ठीक है, बारालक्ष्मी पूछ दिया जाता है किसकी प्रजाति है, कॉटन की प्रजाति है, कैसी प्रजाति है, हाइब्रिड प्रजाति है, कैसी है और कैसी है, तो हम लिखेंगे इंटर स्पेसिफिक क्रॉस से निकाली गई है ना। किससे निकाली गई है, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस से निकाली गई है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड प्रजाति है कॉटन की बारालक्ष्मी। सबसे इंपॉर्टेंट है H4 इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस है, ये हिरसुटम का है ना। तो ये सीटी पटेल ने 1970 में निकाली थी, फर्स्ट हाइब्रिड है कॉटन की। उसके बाद बारालक्ष्मी है। आगे हम देखेंगे
आगे विद्यार्थियों, मरु विकास, सविता, सूर्या, यह भी कॉटन की हाइब्रिड प्रजातियां हैं। एक तो मरु विकास, ये पूरा नाम है इसका, मरु विकास ऐसे लिखा जाता है, पूरा एक ही नाम है, ऐसा ना समझ लेना कि मरु अलग है विकास अलग है। मरु विकास, सविता और सूर्या, ये कॉटन की कैसी प्रजातियां हैं? हाइब्रिड वैरायटियां है ना। मरु विकास, सविता और सूर्या, ये हाइब्रिड ये भी है। और वहां आपने अब देखी कि MCU 5 भी है, लिख लीजिए हमारी तरफ से MCU, ये भी कॉटन की हाइब्रिड है। MCU 5 ये भी पूछी गई है JRF के एग्जाम में एक बार। MCU 5 जो है हाइब्रिड वैरायटी है कॉटन की, है ना। H4 है, बारालक्ष्मी है, MCU 5 है, मरु विकास है, सूर्या है और सविता है, ठीक है। अब जलवायु की अगर हम विद्यार्थियों बात करें तो जलवायु के विषय में हमने कॉटन की आपको बता दिया है। पहली बात, कॉटन जो है ट्रॉपिकल रीजन का पौधा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। साथ साथ में इसकी ग्रोथ के लिए जो है 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उपयुक्त रहता है। और गूलर के विकास के समय, जब गूलर का विकास हो रहा हो उस समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो उपयुक्त रहता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको हमने इसमें बताई, ठीक है। और अगर हम बता दें कि 15 डिग्री से अगर टेम्परेचर नीचे होता है तो कॉटन की ग्रोथ नहीं होती है, और 40 से ऊपर होता है तो भी इसकी ग्रोथ जो है संभव नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे बात क्या करते हैं, इसमें लिखा हुआ है एक पॉइंट की जो वर्षा चाहिए है, एनुअल रेनफॉल चाहिए कॉटन को, वो लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर के करीबन चाहिए, या अगर 500 से 1000 मिलीमीटर की बारिश वाले क्षेत्र जो है इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। ज्यादा अधिक बारिश होने से भी कॉटन की खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि कॉटन की मृदा के लिए या जमीन के लिए चाहिए ऐसी जमीन कॉटन उगाने के लिए जिसका जल निकास उत्तम हो। अगर काली कपासी मृदा है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी ज्यादा गिर गया तो जल निकास कितना भी अच्छा हो तो फिर हम इसे जो है उगा नहीं सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है, मृदा पढ़ाएंगे तो उसमें लिखा होगा कि हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है काली कपासी मृदा की, और कॉटन के लिए चाहिए कि पानी निकल भी जाए, ऐसा ना हो कि हमेशा भरा ही रहे धान की तरह, तो फिर नुकसान हो जाएगा क्योंकि जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है ना। तो इसीलिए जो है ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं, 50 से 100 सेंटीमीटर या 500 से 1000 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, गूलरों के निर्माण के समय वर्षा उत्तम होती है। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गूलरों में जिस समय रेशा बन रहा होता है उस समय बारिश आवश्यक है, लेकिन एक पॉइंट और इसी में पूछा जाता है कि जब फ्लावर इनिशिएशन हो रहा हो, यानी कि पुष्प निकल रहा हो कपास में, उस समय वर्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि फ्लावर का सेटलमेंट नहीं होगा, फ्लावर जो है सेटल नहीं होगा। तो जब फूल बन रहा हो उस समय जो है वर्षा नहीं होनी चाहिए, उस समय वर्षा क्या होती है, नुकसानदायक होती है। लेकिन जब गूलरों में रेशा पड़ रहा हो उस समय वर्षा हो जाए तो वर्षा जो है लाभदायक हो जाती है कॉटन के लिए। ये चीजें आपको याद रखनी है कि गूलरों में जब रेशा पड़ रहा है तो वर्षा लाभदायक हो गई, और गूलरों में जब फ्लावर इनिशिएशन हो रहा है उस समय वर्षा जो है वो हानिकारक हो गई। तो इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। भूमि की बात देखिए, हमने कहा उचित जल निकास वाली मृदाएं उत्तम होती हैं, लेकिन कपास के लिए तो सर्वश्रेष्ठ मृदा आप समझ रहे हैं, जिसको भूगोल ने भी साबित कर दिया है कि काली कपासी मृदा सर्वश्रेष्ठ मृदा होती है कपास के लिए, और जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर 8.5 होना चाहिए, है ना। वाइड पीएच रेंज की फसल है, ऐसी फसल है वाइड पीएच रेंज, यानी कि बहुत बड़ा पीएच रेंज हो तब भी ये फसल जो है आपकी ग्रो कर जाएगी कपास, ठीक है। वाइड पीएच रेंज होना चाहिए, 5.5 से 8.5, है ना। काली कपासी मृदा हो। एक और इसमें पॉइंट हम मेंशन ये करवा रहे हैं कि उचित जल निकास, ऐसा ना हो कि आपने छपाछप पानी भर दिया कपास में तो कपास जो है आपका रॉटिंग होने लगेगी नीचे से, है ना। तो उचित जल निकास भी होना चाहिए मृदा का। वैसे इसमें लिखा है कपास सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, परंतु काली कपासी भूमि जो है उत्तम होती है। तो वही हमने आपको बताया है कि काली कपासी मृदा जो होती है सबसे इसके लिए बेटर सॉइल, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देसी कपास की प्रजातियों में हम देखते हैं श्यामली, ये श्यामली है, श्यामली, लोहित, बेरनार, अगर हम लिखना चाहें श्यामली, लोहित, बेरनार, G27, LD133, ये देसी प्रजातियां हैं कपास। कैसी प्रजातियां हैं एक बार देख लीजिए आप, श्यामली है, लोहित है, G27 है ना, G का मतलब होता है गॉसिपियम, ठीक है, LD133 है और बेरनार है। ये सभी कैसी प्रजातियां हैं, ये देसी प्रजातियां हैं। अगर हम देसी में और भी देखें तो हमारी देसी में जो है प्रजातियां इसके अलावा भी हैं, कौन सी, दिग्विजय और संजय, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई देसी कपास की प्रजातियों। अगला देखते हैं अमेरिकन कपास। अब देखिए, बीज उपचार की बात की जा रही थी, तो कपास के रेशों को साफ करने के लिए ताजे गोबर से रगड़ते हैं। देखिए है क्या, ये मसला क्या है, देखिए मसला ये है, असलियत इसकी कुछ और है। अब बीज उपचार की बात आ रही है इसमें मसला ये है कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये देखिए गूलर, ये क्या है, कपास का गूलर। गूलर जैसे आपका गूलर होता है, गुलरिया का फूल जो होता है वही गूलर, खाया जाने वाला गूलर, फाइकस जो बरगद की तरह होता है, गूलर बड़ा हो जाता है इतना, वही वाला गूलर फाइकस जिसे कहते हैं, तो वो गूलर समझिए। अब ये गूलर है जो, और इसी के अंदर बिनौला है, ये क्या है, बिनौला, बात को समझना, गूलर के अंदर है बिनौला, और इस गूलर के बाहर यहाँ पर जो है रेशा, ये क्या है, ये है रेशा। तो अब रेशा को अगर हम बिनौला से, और ये रेशा जो है चिपका हुआ है बिनौले से बहुत टाइट,
बहुत मजबूती से चिपका है रेशा बिनौले से, और ये ऐसे छूटेगा नहीं। तो इसको छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि पानी भरते हैं और पानी में गोबर डाल के इसको जो है रगड़ते हैं। जब रगड़ते हैं, अगर बिनौला निकालना है तब बिनौला निकलेगा, या H2SO4 डाल देते हैं तो H2SO4 क्या करता है, बिनौले को काट देता है और जो रेशे को काट देता है, बिनौले को आपको अलग कर देता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे ही डालेंगे तो रेशा जो है हमारा कट जाएगा, अलग हो जाएगा, और बिनौला जो है वो सेपरेट हो जाएगा। रेशे को अलग छान लेंगे, बिनौले को अलग निकाल लेंगे, तो जैसे कि रेशा अलग प्राप्त हो जाएगा, बिनौला अलग हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज हम इसमें देखते हैं कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी कपास में किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि अगर हम देखें हॉट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, तो अगर हमें इंसेक्ट को मारना है, बुलवर्म को मारना है, इसमें पिंक बुलवर्म को, यानी कि पैक्टिनोफोरा गासिपिल्ला को अगर कॉटन में मारना है तो हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को गर्म करेंगे और उसी में जो है इसके बीज को डाल देंगे, तो पैक्टिनोफोरा गासिपिल्ला जो है उससे हमारा जो है उपचार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे आ रहा है, कपास में लंबा और पतला रेशा उत्तम रेशा माना जाता है। लंबा और पतला, देखिए कपास का जो लंबा रेशा हो और पतला रेशा हो वो उत्तम होता है। और लंबा और पतला रेशा कपास में जो होता है ये अमेरिकन कपास में होता है। कौन से कपास में होता है, ये कौन से कपास में होता है? लंबा और पतला रेशा जो होता है कपास में, मोटा और छोटा रेशा होता है भारतीय रेशा, और लंबा और पतला रेशा कपास में जो होता है वो होता है अमेरिकन कपास का रेशा, और वही अच्छा रेशा होता है। ठीक है, कपास में जितना पतला रेशा हो और जितना लंबा रेशा हो वो अच्छा रेशा माना जाता है, और जो मोटा रेशा हो और पतला रेशा हो, मोटा हो और छोटा हो, वो देसी कपास का रेशा होता है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर बता रहे हैं, भार माइक्रोग्राम प्रति सेंटीमीटर में बारीकी के आधार पर। ठीक है ना, तो बारीकी के आधार पर हम देखिए क्लासिफिकेशन इसका करते हैं कि सबसे पतला बहुत बारीक रेशा जो है उसका भार 0.75 है, मोटा है उसका 12.5 से बारीक और बहुत मोटा। तो इसका क्लासिफिकेशन एक बार हमने इसी तरीके से कर दिया है, दिखाया है आपको कि भार, अगर रेशे की मोटाई एक्चुअल में यहाँ पर दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है? रेशे की मोटाई की कितना, कौन सा रेशा मोटा होता है तो उसका वजन कितना होता है, ये असलियत यहाँ पर बताई गई है। बहुत बारीक है तो 7.5 माइक्रोग्राम पर सेंटीमीटर से कम है, मोटा है तो 12.5 से 14.9 है, बारीक है तो 7.5 से 9.9 है, और बहुत मोटा है तो 15 माइक्रोग्राम पर सेंटीमीटर से अधिक होता है। ये देखिए ऐसे बता दिया, एक आप मोटा मोटा जरूरी नहीं इसे याद करना है, कि दिमाग में फिर भी बनाए रखिए, हो सकता कभी कभार पूछ दिया जाए बहुत बारीक और बहुत मोटे के विषय में, तो आप इतना जो है दिमाग में 7.5 और 15 तो याद ही कर सकते हैं माइक्रोग्राम पर सेंटीमीटर, बस इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। चलिए आगे नेक्स्ट आगे हम देखेंगे। देखिए हमने पहले भी बताया था आपको, कपास का एक रेशा जो है 2.5 से 13 ग्राम भार तक सहन कर सकता है। ऊन के रेशे की अपेक्षा कपास के रेशे में 3 गुना अधिक भार सहन करने की क्षमता होती है, ये भी आपको बता चुके थे। और कपास के रेशे में गांठों की दूरी समान होती है, जिसे नेप्पीनेस कहते हैं। ठीक है, अब नेप्पीनेस क्या होती है, ये पॉइंट आपको नहीं बताया, ऊपर वाले दोनों हम बता चुके हैं आपको कि एक रेशा जो कपास का होता है वो 2.5 से 13 ग्राम तक वजन सहन कर सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में था कि ऊन की अपेक्षा जो रेशा होता है वो 3 गुना अधिक मजबूत होता है, ये भी बता चुके हैं। अब तीसरी बात इसमें जो आ रही है वो ये है कि नेप्पीनेस क्या है। चलिए बताते हैं आपको नेप्पीनेस। देखिए नेप्पीनेस का मतलब होता है जो कपास का रेशा है, क्या है, जो कपास का रेशा है उसमें छोटी छोटी बहुत गांठें होती हैं, और उन्हीं गांठों की लंबाई और चौड़ाई मतलब जितनी दूरी पर होना शुरू हो वो लगातार बनने। देखिए ऐसे कैसे, ये मान लीजिए रेशा है, इसमें बहुत बारीक सी गांठें हैं, ये देखिए इस तरीके से, और इन गांठों की लंबाई जो है बराबर होनी चाहिए हर जगह पर, और इनमें दूरी भी निश्चित होनी चाहिए। अगर इनकी मोटाई कम या ज्यादा होती है, दूरी कम या ज्यादा होती है, तो फिर हमारा रेशा जो है वो खराब माना जाएगा, उसकी नेप्पीनेस इंडेक्स जो है घट जाएगी। अगर हमारे रेशे में जो है गांठों की लंबाई और दूरी मोटाई सब बिल्कुल क्लियर है, एग्जैक्ट है, एक यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता, क्या है, एक रूपता है। अगर यूनिफॉर्मिटी है तो हमारा रेशा जो है उत्तम रेशा माना जाता है। अगर हमारे रेशे में यूनिफॉर्मिटी का मतलब हमने आपको बता दिया है कि रेशा जो है गांठ बराबर दूरी पर होनी चाहिए, गांठ की मोटाई बराबर होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, तो हमारा रेशा उत्तम है। अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो हमारा जो नेप्पीनेस इंडेक्स, इसी को नेप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं, ये नेप्पीनेस इंडेक्स खराब कर देगा। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया नेप्पीनेस के विषय में। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे कपास के रेशे वाले भाग को रुई और बिनौले को कॉटन सीड। देखिए आ गया आपका, पहले भी हमने आपको बताया था कि बिनौले को ही कॉटन सीड कहते हैं, और रेशे वाले भाग को लिंट कहते हैं। जो रेशा होता है बिनौले के ऊपर उसे लिंट या रुई कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है कपास में बिनौला और रुई को अलग करने की क्रिया गिनिंग कहलाती है, और गिनिंग परसेंट लगभग 33% के करीबन होता है, कुछ कम भी होता है, कभी कभी वाइड रेंज दी गई होती है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, या 35% तक, तो इस तरीके से लिखा होता है। कॉटन में गिनिंग परसेंट कितना होता है, तो ये आपका गिनिंग परसेंट, यानी कि बिनौला और रुई को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, गिनिंग। समझ रहे ना, गिनिंग क्या हो गया, गिनिंग, यानी कि हमारा गूलर जो था, समझिए आप, गूलर था, जो हमारा गूलर था, इसमें देखिए ये रेशा है, गूलर है, और रेशा और बिनौला अलग अलग हो गए, इन्हें अलग अलग करने की क्रिया को ही हमने क्या कह दिया, गिनिंग परसेंट। क्या कह दिया, गिनिंग परसेंट, यानी कि रेशा और बिनौला दोनों को अलग करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, गिनिंग परसेंट।
ठीक है, और ये 24 से 33% तक कॉटन में होता है ग्रीन परसेंट। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए सीड रेट लिखा हुआ है, कॉटन का सीड रेट है और साथ में स्पेसिंग भी है ना, अंतराल भी है और सीड रेट भी है 20 तक। तो देखिए देसी, अमेरिकन और हाइब्रिड की हम अपने पास से लिखा देंगे, है ना, और बीटी कॉटन की भी लिख लीजिएगा। तो पहले इतना ही लिखिएगा, देसी और अमेरिकन। तो देसी और अमेरिकन की जो सीड रेट है, देसी की 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है और अमेरिकन की जो है वो 20 किलोग्राम के करीबन होती है, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर हम स्पेसिंग की बात करें तो देसी जो है 67.45 सेंटीमीटर होती है और अमेरिकन की जो होती है 67.5 इंटू 30 सेंटीमीटर होती है। और इसकी अच्छी उपज के लिए देखिए कहीं कहीं पर पौधों की संख्या आपकी लिखी मिलेगी 50,000 से 80,000 पौधे। अगर अल्ट्रा हाई हम अगर इनको ट्रांसप्लांट करते हैं कपास के पौधों को, तो इसकी संख्या जो है 2 बीटी कॉटन में तो 10,000 होती है। अगर अल्ट्रा हाई से लगाते हैं तो लगभग 2.25 लाख के करीबन भी कॉटन के पौधे 1 हेक्टेयर में लगाए जाते हैं। लेकिन जो अमेरिकन और देसी कॉटन इस तरीके से, जिस तरीके से हमने बताया, अगर 67.5 इंटू 45 और 67.5 इंटू 30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग से अगर हम कॉटन के पौधों को लगाते हैं तो जो पौधों की संख्या है वो लगभग हमारी 60 से 70,000 के करीबन आती है। और देसी की सीड रेट जो होती है वो 15 से 18 किलोग्राम बीज दर होती है और अमेरिकन की 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर आपकी कॉटन की होती है। ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सीड रेट, अंतरण और स्पेसिंग और प्लांट कितने होने चाहिए। कभी कभी किताबों में आपको 50 से 80,000 भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है ना, वो इसी के बीच में आता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो देखिए बुआई का समय अगर हम बात करें कॉटन का, तो जून का अंतिम पखवाड़ा है, जुलाई का प्रथम पखवाड़ा बुआई के लिए उत्तम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉटन में बुआई के लिए अगर हम देखें तो लास्ट ऑफ जून और 1 जुलाई ये उत्तम समय होता है। ठीक है, तो अब कॉटन में जो भी चीजें विद्यार्थियों बची हुई हैं, हमने आपको पहले बता दिया था कि जून का लास्ट और जुलाई का अंतिम समय, क्योंकि खरीफ की फसल है, बात खत्म हो गई आपकी। तो इसलिए अब जो नेक्स्ट क्लास होगी कल, उसमें आपका कॉटन से सवाल भी हम कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे और साथ साथ में जो है कॉटन में और जो इसके इंसेक्ट पेस्ट वगैरह रह गए और कुछ इसमें जो है टर्मिनोलॉजी वगैरह रह गई और थोड़ी सी कल्टीवेशन रह गई, खरपतवार नियंत्रण या डिजीज और इंसेक्ट का मैनेजमेंट रह गया, उसके विषय में बता के आपका कल इसका जो है पार्ट हम समाप्त कर देंगे। और अब जो है नेक्स्ट वीक से आपकी एक क्लास जो है पशुपालन या इंजीनियरिंग की भी रेगुलर चला करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए फटाफट। और अब आपकी जो है बायो की क्लास बहुत ही जल्दी चलने वाली है, तो आप सभी लोग जो है बायो की क्लास लें और उसके बाद कल फिर आपको कॉटन जो है पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है।
चलिए भाई, तो आज हम लोग कुछ जो कल हम लोग सीरीज में जो क्वेश्चन कर रहे थे, आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। आज हम कुछ टॉपिक आपको बताना चाह रहे हैं जिससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ वायरस हो गए, या कुछ फंजाई हो गया, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब उससे कौन सा रोग होता है, किस प्रकार की एंटीबायोटिक बनाई जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप अपना नोट्स मेंटेन करके चलिएगा, बनाते चलिएगा। जैसे ये चीज़ें कंप्लीट होती है उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो पहले आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे और आप उसको आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट यहाँ से देखते हैं जरा, ठीक भाई। चलिए, ठीक है। पहला आज हमें जानना है कि जीवाणु से, पहला पॉइंट हेडिंग आपकी है, जीवाणु से एंटीबायोटिक निकालना। जीवाणु से एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कौन कौन से जीवाणु से एंटीबायोटिक निकाला जाता है, निकालना या हेडिंग है। जीवाणु से या जीवाणुओं से एंटीबायोटिक निकालने के लिए यहाँ कौन से जीवाणु का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे दो कॉलम आप बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है। दो कॉलम, एक तरफ लिखेंगे जीवाणु जिसे बोलेंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। दूसरी तरफ लिखेंगे एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, ठीक है। ये ऐसे बोलेंगे प्रतिजैविक, ये बोला जाता है, ठीक है। अब ऐसे हेडिंग डालेंगे। पहली हेडिंग आपकी है जीवाणु, एक तरफ जीवाणु लिखेंगे कॉलम में, एक तरफ लिखेंगे एंटीबायोटिक या कौन सी प्रतिजैविक निकाली जाती है, ठीक है। चलिए देखते जरा पहला क्या है। पहला लिखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। पहला है, ऐसे लिखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, ठीक है। ये नाम है, सिर्फ हिंदी भी आप लिख सकते हैं इसको, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस ऐसे लिख लेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, ये नाम है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस ये निकालेंगे भैया किससे, इससे क्या निकालेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इससे जो एंटीबायोटिक निकालेंगे उसका नाम होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये पहला नाम हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक भाई। पहला नाम क्या हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये आपका प्रतिजैविक हो गया, एंटीबायोटिक हो गया। और ये आपका क्या हो गया भाई, बैक्टीरिया, जीवाणु। आप जरूर याद करके जाइए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा भाई, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को भी हम हिंदी में सेम ऐसे लिख लेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। पहला पॉइंट आपका हो गया यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन। मतलब आपसे बोलेगा कि हमें उस जीवाणु का नाम बताइए, उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जिससे हम स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक निकालते हैं। कई बार पूछा गया ये कि कौन सा प्रतिजैविक हम निकालते हैं भाई, किससे, तो याद करके जाइए। दूसरा लिखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुली, दूसरा नाम बच्चों है। देखो, अब दूसरा नाम केवल यस लिखेंगे और यस का मतलब अंडरस्टूड हो जाएगा, सारे में यस लगेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिस केवल आगे नाम बदलता जाएगा, तो यस का मतलब हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है। दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुली, वेनेजुएली या जूली, कुछ भी आप बोलिए, वेनेजुली, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुली, ठीक भाई। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, ठीक भाई। इससे हम निकालते हैं बच्चों क्लोरमफेनिकॉल, उसका नाम है क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरमफेनिकॉल। नाम याद करके जाइएगा, क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरमफेनिकॉल, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरमफेनिकॉल। ये दूसरा आपका एंटीबायोटिक हो गया। किससे निकालेंगे भाई, वेनेजुली से, वेनेजुली से निकालते हैं क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरमफेनिकॉल, ठीक है भाई। क्लोरमफेनिकॉल निकालते हैं। तीसरा बच्चों स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस, एस ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, GRESIUS, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस। हो गया, इतना इतना हो गया। तो इसको हटा के आगे चलते, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हो गया हो, तीसरा हम डालेंगे। तीसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। चलिए भाई, हो गया इतना। अब इसको हटाते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, हाँ देखेंगे आगे।
मतलब आगे बढ़ाती जाएगी उसी वाले को। ठीक, चलो भाई कितना हो गया। चलिए थोड़ा तीसरा देखते जरा क्या है। तीसरा लिखते हैं यस यस ऑरोफेसियंस। अगला है यस ऑरोफेसियंस। यस ऑरोफेसियंस, ये भी बैक्टीरिया का नाम भाई। यस ऑरोफेसियंस, यस का मतलब बार बार मैं बता रहा हूँ स्ट्रेप्टोमाइसिस। अब याद कर लें यस का मतलब क्या भाई, स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉमन है, बाकी केवल नाम आगे बदलते जाएंगे आगे। ठीक है, ऑरोफेसियंस उसका लिख लेंगे भाई ऑरोमाइसिन। इससे जो निकालेंगे बच्चों उसका नाम होगा ऑरोमाइसिन। बच्चों नाम जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि जब मैं अभी जब क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो इससे 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला नाम यहाँ पे हो गया ये वाला, दूसरा बेनेजुली, क्लोरोफेनिकॉल निकालेंगे, ऑरोफेसियंस से क्या निकालेंगे भाई, ऑरोमाइसिन। चौथा लिखेंगे भाई, चौथा रेमोसस। यस यस रेमोसस, इसका नाम है यस रेमोसस। ये थोड़ा सा नाम कठिन जरूर है बट आएगा जरूर, क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है तो आएगा। यस रेमोसस, बैक्टीरिया का नाम भाई एस रेमोसस। और उससे निकालेंगे बच्चों क्या, उससे निकालेंगे टेरामाइसिन। अगला जो है उसको निकालेंगे भाई क्या, टेरामाइसिन। क्या नाम बच्चों, टेरामाइसिन। ये नाम अगर आप याद करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। पहला स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस, आप ये वाला वर्ड याद करना, लास्ट वाला, ये लास्ट वाला याद करना, क्योंकि पहला वाला तो सब में सेम है, पहला वाला तो सभी में सेम भाई। और बेनेजुली, ग्रेसियस, ऑरोफेसियस, रेमोसस, रेमोसस, टेरामाइसिन, 4-5 बार याद करें तो अपने आप याद हो जाएगा। रेमोसस, टेरामाइसिन, ऑरोफेसियस, ऑरोमाइसिन, बेनेजुली, क्लोरोफेनिकॉल, ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक भाई, इसको आप नोट कर लें, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं भाई। इतनी बात सभी बच्चों को समझ आती है, इतनी बात समझ आती है, नोट हो गया सब बच्चे का। एक और बचा है बस, इसमें 5 है टोटल। टोटल 5 एंटीबायोटिक आपको याद करना है जो बैक्टीरिया से निकाला जाता है, केवल 5 आपको याद करना है बच्चों, 5। चलो हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा रहे हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, 5वां देखें जरा। एक नाम है एस फ्रेडी, उसका नाम है एस फ्रेडी, ये बैक्टीरिया का नाम है। इससे जो प्रतिजैविक निकाला जाएगा, इससे जो प्रतिजैविक निकाला जाएगा उसका नाम होगा नियोमाइसिन। क्या होगा बच्चों, नियोमाइसिन, ये नाम याद कर लें, नियोमाइसिन। ये आपके काम की चीजें हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। तो यस फ्राइडे से क्या निकाला जाएगा, नियोमाइसिन। ठीक भाई, यस फ्राइडे भैया क्या निकालेंगे, नियोमाइसिन। अब यहाँ पे नोट करके बात हमें लिखना है, नोट करके, नोट करके, नोट करके। फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी भाई उसका तो नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन।